क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वंशावली विश्लेषण के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसमें से हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उस टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है अनुवांशिक विकार। अनुवांशिक विकार क्या है और यह दो प्रकार का होता है, मेंडलीय और क्रोमोसोमीय विकार। तो आज हम लोग केवल मेंडलीय विकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं अनुवांशिक विकार है क्या। क्रोमोसोम और जीन के स्तर पर परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों को अनुवांशिक विकार कहते हैं। मतलब दो चीजें हैं, क्रोमोसोम और जीन के स्तर पर परिवर्तन होने के कारण उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उत्पन्न होने वाली जो बीमारी होती है उस बीमारी को हम अनुवांशिक विकार कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पीछे दो बीमारी के बारे में पढ़ा भी था, याद आ रहा होगा, जिसमें हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा था, याद है। तो वही बीमारियां जो होती है वह अनुवांशिक स्तर पर देखी जाती है, उसे अनुवांशिक विकार कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला मेंडलीय विकार, दूसरा क्रोमोसोमीय विकार। मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार इसलिए कहा गया क्योंकि मेंडल ने जीन के बारे में बताया था। तो जीन के स्तर पर, अगर जीन के स्तर पे जो बीमारियां होगी उसे मेंडलीय विकार कहेंगे, और जो क्रोमोसोम के स्तर पे बीमारियां होगी उसे हम क्रोमोसोमीय विकार कहेंगे। इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। तो मेंडलीय विकार देखते हैं। एकल जीन के रूपांतरण एवं उत्परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विकार को मेंडलीय विकार कहते हैं। एकल जीन के रूपांतरण से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसे हम मेंडलीय विकार कहते हैं। ये विकार वंशागति के नियमों के अनुसार जनक से संतति में प्रवेश करते हैं। ये विकार वंशागति के नियम के पालन करके जनक से संतति में स्थानांतरित होते हैं। जैसा वंशागति का 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अपीयन का नियम, ये तीनों नियम का पालन करके ही जनक से संतति में आते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे एक उदाहरण देखा था सिकल सेल एनीमिया का, याद आ रहा है आप लोग को, उसका वंशावली विश्लेषण पे हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें देखा था हमने जनक से किस प्रकार से संतति में वह रोग आ रहा है। क्लियर है ये टॉपिक। पहले बार इसके कुछ उदाहरण है, आपको इसके पहले उदाहरण के नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन बैंक से को देखे होंगे तो उसमें आपको जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा कि कौन मेंडलीय विकार है, निम्न में से कौन मेंडलीय विकार है, या निम्न में से कौन मेंडलीय विकार नहीं है, या निम्न में से कौन क्रोमोसोमीय विकार है। तो आपको सबके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है, पहला हीमोफीलिया, दूसरा दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया, तीसरा फिनाइल कीटोनूरिया, चौथा वर्णांधता और पांचवा थैलेसीमिया। ये 5 है, 5 इसके उदाहरण है। हम एक एक करके इन पांचों के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहले आप एक बार देख लीजिए अनुवांशिक विकार क्या है। तो क्रोमोसोम और जीन में परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे अनुवांशिक विकार कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, मेंडलीय और क्रोमोसोमीय विकार। मेंडलीय विकार क्या है, तो एकल जीन में परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे मेंडलीय विकार कहते हैं। ये मेंडल के वंशागति के तीनों नियमों का पालन करता है। क्लियर है। इसके उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला उदाहरण है हीमोफीलिया, दूसरा उदाहरण है दात्र कोशिका अरक्तता, तीसरा उदाहरण है वर्णांधता, चौथा उदाहरण है थैलेसीमिया और एक छूट गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो यहां तक आप लोग इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, तब हम एक एक करके सबके बारे में करेंगे। चलिए अब हम मेंडलीय विकार के उदाहरण को देखते हैं। तो पहला उदाहरण था हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में जानते हैं, हीमोफीलिया है क्या। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो मेंडलीय विकार के अंतर्गत आता है। क्योंकि अनुवांशिक रोग दो प्रकार का हम लोगों ने पढ़ा है, मेंडलीय और क्रोमोसोमीय विकार। तो ये हम लोगों को किसमें आ जाएगा, मेंडलीय विकार में। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। दूसरा नंबर, हीमोफीलिया के कारण मनुष्य में रक्त के जमने की क्षमता समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं।
क्या होता है इसमें, जो मनुष्य का रक्त का जमना मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कहीं किसी का कुछ हाथ कट गया, हाथ कटने के बाद से उसका रक्त वहां से निकलना शुरू हुआ और उसमें जैसे कहीं हम लोग का कटता है तो हाथ कटा तो रक्त जब निकलता है तो कुछ समय बाद अगर हम लोग हाथ रखें तो वो रक्त जम जाता है, वहां सूख जाता है, इसके कारण और रक्त बाहर नहीं निकलता है। परंतु जिनको हीमोफीलिया रोग होता है उनका अगर ये कट जाए तो उनका रक्त जमता नहीं है, मतलब रक्त क्लॉट नहीं हो पाता है, इस कारण इसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं, मतलब रक्त के बहने के कारण इसे ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। क्लियर है? तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है और इसके कारण रक्त में जमने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तीसरा नंबर, ठीक है, ये याद रखिए, रक्त में जमने की क्षमता खत्म हो जाती है। तीसरा नंबर है, यह रोग रक्त में उपस्थित प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की अनुपस्थिति के कारण होता है। यह क्या होता है, यह रोग जो होता है हमारे रक्त के प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण, मतलब इस प्रोटीन के ना होने के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। तो क्लियर है यह क्यों उत्पन्न होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन की अनुपस्थिति के कारण यह रोग होता है। अब आते हैं, याद रखिएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, यह रोग की वाहक सामान्यतः स्त्रियां होती है। इस रोग की वाहक मैक्सिमम तौर पर स्त्रियां होती है, जैसे महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, नाम तो आपने सुना ही होगा, महारानी विक्टोरिया भी इस रोग से ग्रसित थी। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भी इस रोग से ग्रसित नहीं, इस रोग की वाहक थी। याद रखिएगा, इस रोग की क्या थी, वाहक थी। इस रोग की वाहक सामान्यतः स्त्रियां होती है। क्लियर? अभी मैं आपको बताऊंगा ग्रसित और वाहक क्या होता है, मैं दोनों अभी बताऊंगा। पांचवा देखते हैं, यह रोग दोहरी अप्रभाविता की स्थिति में दिखाई देता है। मतलब यह रोग दोहरी अप्रभाविता की स्थिति क्या होती है, तो अभी आपने दो पढ़ा था पिछले वाले टॉपिक में, कल हमने जो पढ़ा था उसमें दो उदाहरण पढ़े थे, किसके, प्रभावी विशेषक और अप्रभावी विशेषक, दो उदाहरण पढ़ा था हम लोगों ने, याद आ रहा होगा आप लोग को। उसमें अप्रभावी विशेषक जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जनक में वो रोग नहीं था, परंतु संतति में वो रोग आ गया था। तो कैसे आया था, तो जनक उसका वाहक था, वह केवल लाया और अपने संतति में डाल दिया, वह जनक उस रोग से ग्रसित नहीं था। इसमें भी यही बात होती है, जनक रोग से ग्रसित होने के चांसेस कम होते हैं और वह दूसरे को ग्रसित कर देते हैं, मतलब अपने संतति को ग्रसित कर देते हैं, इसीलिए हम इसे दोहरी अप्रभाविता की स्थिति कहते हैं। एक बार उस टॉपिक को फिर पिछले वाले को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। छठा नंबर, नारी के रोगग्रस्त होने की संभावना, नारी के रोगग्रस्त होने की संभावना शून्य होती है, मतलब नारी रोगग्रस्त नहीं होती है। याद रखिए क्यों नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वे भ्रूणीय अवस्था में ही मर जाती है, मतलब पैदा ही नहीं हो पाती है। अगर कोई नारी इससे ग्रसित हो तो वह पैदा नहीं होती है, वह भ्रूणीय अवस्था में ही समाप्त हो जाती है। हाँ, परंतु वाहक अगर है तो वह पैदा हो सकती है। तो वाहक और उसमें क्या अंतर है, एक बार मैं यहाँ बता दे रहा हूं। वाहक का मतलब हुआ केवल, वाहक मतलब होता है मैसेंजर, केवल लाने वाला। जैसे मैं हूं कैरियर, मैं हूं जैसे कोई चीज, जैसे इसको कोई मेरे को कहा कि इस पेन को आप वहां तक लेके जाके पहुंचा दीजिए, तो ये पेन मेरे अंदर नहीं है, मैं इसको लेके जा रहा हूं, वहां पहुंचा रहा हूं, तो पेन को ले जाने वाला वाहक मैं हूं। तो वही वाहक होता है, केवल ले जाने का काम करता है, वो उसके अंदर रोग नहीं होता है। तो ये सामान्यतः स्त्रियां वाहक होती है और वह रोगग्रस्त नहीं होती हैं, क्योंकि वो रोगग्रस्त होंगी तो मर जाएंगी, वो भ्रूण में ही मर जाती हैं पैदा होने से पहले ही। आइए अब इसके लिए हम 3 केस देखते हैं। 3 केस, हर एक स्थिति में हम देखेंगे कि क्या क्या प्राप्त होता है। तो स्थिति पहला, मतलब केस फर्स्ट में,
हमने यहाँ पे लिया है दोनों x है, तो आपको पता ही होगा दोनों x का मतलब हुआ यह जो है एक, दोनों x है तो ये क्या होगा, मादा होगा, और उसके ऊपर एक के ऊपर h है तो h का मतलब हो गया एक h मतलब हीमोफीलिया, और एक ही h है तो ये हमारा क्या हो गया, वाहक हो गया। तो वाहक मादा, ये कौन सी मादा हुई, वाहक मादा। वाहक मादा मतलब हीमोफीलिया से ग्रसित वाहक मादा। और ये क्या है, XY, XY क्या है, तो ये नर है। और इस नर में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस पे ना कोई H है, कोई H नहीं है। जब H नहीं है तो ये कौन सा नर होगा, तो ये होगा सामान्य नर, जिसमें कोई भी रोग नहीं है, ये रोग वाला नहीं है, इसमें वाहक है। अब हम क्रॉस कराते हैं, देखिए बिल्कुल ध्यान से क्रॉस को देखिए, 1 1 2 3 and 4। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। तो ये 4 हमें हुआ, इन चारों में देखते हैं हम। पहला जो प्राप्त हुआ x, x से तो x x बना। दूसरा जो प्राप्त हुआ x h, x से तो x h x बना। और तीसरा x y से तो x y बना। x x h y से x h y। हमने यहां देखा कि ये वाला जो है ये सामान्य नारी है, मतलब इसमें रोग नहीं है, रोग भी नहीं है और ये वाहक भी नहीं है क्योंकि H नहीं है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, सामान्य नारी। यहां हम देखते हैं इसमें H है, H का मतलब ये हुआ कि ये वाहक है, ये क्या है, वाहक मादा है, और ये क्या है, सामान्य मादा। यहां हमने देखा XY, XY में कोई H नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा होगा, सामान्य नर। और यहां देखिए X में क्या है, H है, H का मतलब यहां पर X वाला जो पार्ट है इस पर हीमोग्लोबिन को, सॉरी वो हीमोफीलिया को दर्शा रहा है, इसलिए यह जो होगा वो क्या होगा, रोग ग्रसित नर। तो हमने देखा कि यहां पर चाहे रोग ग्रसित भी लिख सकते हैं या वाहक भी लिख सकते हैं, या हम इसको वाहक नर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वाहक नर। तो हमने देखा कि इसमें हमें 2 सामान्य प्राप्त हुए और 2 वाहक नर प्राप्त, 2 वाहक प्राप्त हुए, जिनमें 50% सामान्य थे और 50% वाहक थे, प्राप्त हुए। केस 1 में हमने देखा कि यदि एक वाहक मादा हो और एक सामान्य नर हो तो उसमें 50% सामान्य प्राप्त होंगे और 50% क्या प्राप्त होंगे, वाहक प्राप्त होंगे। अब दूसरी तरफ देखते हैं, केस नंबर 2। केस 2 में XH और ये, मतलब हमने 2 चीज लिया। पहला चीज में क्या था हमारा, ये जो है हमारा क्या है, सामान्य, देख लीजिए सामान्य है, देखिए दोनों X है, सामान्य मादा है, और ये क्या है, XH है, मतलब ये क्या है, वाहक नर, ठीक है। जब क्रॉस कराया जाता है तो इस स्थिति में देखिए क्रॉस कराते हैं, X वाला XH से, वेरी गुड, X वाला Y से, चलिए Y से बाद में कराते हैं, X वाला इस XH से, फिर X वाला Y से, फिर X वाला Y से, 4 हो गए। चलिए चारों को हम लोग नाम लिखते हैं, कौन कौन प्राप्त हुआ। तो पहला हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर X XH, तो X XH प्राप्त हुआ। दूसरा हमें प्राप्त हुआ X XH, तीसरा हमें प्राप्त हुआ X Y, और चौथा भी हमें XY प्राप्त हुआ। यहां हम देखें कि जब हम सामान्य मादा और वाहक नर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये क्या है, H वाला है, H वाला मतलब ये क्या हो जाएगी, वाहक मादा। कौन से हो जाएंगे, वाहक मादा। ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, वाहक मादा, ठीक है। और ये देखिए इसमें कहीं H है, नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, सामान्य
नर प्राप्त होता है और ये भी हमें क्या होता है, सामान्य नर। तो यहां हम देखते हैं केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में जब हम सामान्य मादा और वाहक नर लेते हैं तो जब दोनों के बीच क्रॉस होता है तो हमें 50% वाहक मादा, आधा है भाई, आधा मतलब 4 में से 2 मतलब आधा हुआ, 50% वाहक मादा और 50% सामान्य नर प्राप्त होते हैं। मतलब कि जितनी भी मादा थी वो सब वाहक हो गई और जितने नर थे वो सब क्या हो गए, सामान्य। इसका मतलब हमें देखिए कि वाहक नर अगर होता है और सामान्य मादा होती है तो 50, जितने भी मादा सभी वाहक हो गए और जितने भी नर थे वे सभी सामान्य हो गए। क्लियर। अब हम तीसरा केस देखते हैं। केस तीसरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। ये है XX, मतलब कि ये क्या है, वाहक मादा, और यहां पे क्या है XY, तो ये है वाहक नर। क्लियर है, दिख रहा है, वाहक मादा और वाहक नर। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, क्रॉस कराते हैं। चलिए क्रॉस बोलिए। पहला है X, ये X सीधा X किससे, XS से, गुड। दूसरा XH, फिर XH, गुड। तीसरा XY से, चौथा XY से। क्लियर। पहला में देखिए बिल्कुल क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, XH XH बन रहा है। दूसरा में देखिए XH और तीसरा में XY एंड XHY। जब ऐसी स्थिति आती है तो हम यहां देख रहे हैं कि इस स्थिति में ये क्या हो गई, वाहक हो गई, क्योंकि है दोनों X है तो वाहक मादा। इस स्थिति में दोनों पे H है, दोनों पे H है, देख रहे हैं। इसका मतलब ये रोगग्रस्त नारी है, रोगग्रस्त मादा है और यह मादा जीवित नहीं रह सकती है। अगर ये बनेगा तो यह मादा भ्रूणीय अवस्था में ही क्या हो जाती है, मर जाती है। कौन सी अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में। दोनों पे H आया तो भ्रूणीय अवस्था में मर जाती है। इसलिए मैंने आप बोला कि इसकी रोगग्रस्त होने की संभावना शून्य होती है। अगर ये हुआ भी, ये अभी हुआ भी तो क्या होता है, ये मर जाती है। और यहां ये क्या है, सामान्य, क्योंकि इसमें देखिए कोई H नहीं है तो सामान्य नर, और यहां क्या होगा, H है यहां, तो ये क्या हो जाएगा, वाहक नर। इसका मतलब हमने देखा यहां पर कि नारियां इसमें केवल वाहक होती है, वो रोगग्रस्त नहीं होती है। नर रोगग्रस्त हो सकते हैं और वाहक भी हो सकते हैं। तो याद रहेगा आप लोग को, क्लियर है। इस प्रकार से हीमोफीलिया में 3 केस हम लोगों ने पढ़ा। तो ये 3 केस आप लोगों के लिए ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं कर रखा है, एनसीईआरटी में केवल ये लाइन दे रखा है। ये लाइन को समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है। आप बिल्कुल ध्यान से इन लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो एक बार मैं फिर से मिलवा देता हूँ, हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया किसके कारण मनुष्य में रक्त के जमने की क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए उसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। यह रोग रक्त में उपस्थित प्लाज्मा के थ्रोम्बोप्लास्टिन की अनुपस्थिति के कारण होता है। यह रोग सामान्यतः स्त्रियों में होता है। इस रोग की वाहक सामान्यतः स्त्रियां होती है, जैसे महारानी विक्टोरिया। यह रोग दोहरी अप्रभाविता, मतलब दोहरी अप्रभाविता मतलब कि पहले जनक में तो नहीं होता है, होगा भी तो वाहक के रूप में होता है, परंतु दूसरे जनक में यह रोग मतलब दूसरे संतति में आ जाता है। मतलब दोहरी अप्रभाविता की स्थिति में दिखाई देता है।
नारी के रोगग्रस्त होने की संभावना इसमें शून्य होती है, क्योंकि नारी जो होती है वो भ्रूणी अवस्था में ही समाप्त होते हैं। ये 3 केस है, ये तीनों केस का फिगर आप बना लीजिएगा। फिगर बनाने के बाद अगर लिखना होता है इसकी जितना जो हिंदी आ रहा है हमारा कि इतना इतना % है, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, हेमोफीलिया हमारे यहाँ समाप्त होता है। अभी हमारा मेंटली बिगाड़ का 4 और रोग बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।